कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बात आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। ये ऐप कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा बनाने में काफी उपयोगी होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये डेटा कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों के आंकलन में काफी उपयोगी साबित होगा। तो विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है इसे लेकर, आइए जानते हैं। Ayush Sanjeevani app is to capture the is a public health and public is a peop, peop, is a social study actually. Is not a clinical study. Is a social science study. That is why TISS is on board. Tata Institute of Social Science is on board. And this study is mainly aiming to look at impact of the Ayush advisories and Ayush intervention for the containment and mitigation of COVID-19. So whether we tell the people or not, in our heritage, we have tendency to use our own wisdom, like घर में हम गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, like that, you know. And advisory also says you have to, if you please consider taking milk with haldi, or you please consider to take this kada with dalcheen and all those things. Simple self-care guidelines. So we want to see what happened after people followed these guidelines, and after if they have benefited, if benefited, how much. When we look at these possibilities, and if when we work with a large number of sample size, like we are talking about 5 million, 50 lakh, then it has a science, it's a value of the science. It tells us exactly what happened after these advisories and following Ayush related guidelines. कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए इसके वैक्सीन का विकास करने की दिशा में देश में स्थित अनुसंधान केंद्र और उद्योग जगत लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हैदराबाद में कार्यरत कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी सीसीएमबी ने विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करने की पहल की है। दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हुए वैक्सीन के विकास के लिए कार्य करेंगे। सीसीएमबी द्वारा वायरल कल्चर और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा एंटी सीरम विकास की विशेषज्ञता साझा की जाएगी। सीएसआईआर सीसीएमबी हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर राकेश के मिश्र का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वैक्सीन एक सबसे अच्छा तरीका है किसी बीमारी से लड़ने का। बीमारी जो कि पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस होती है, किसी पैरासाइट की वजह से होती है, और इसलिए कोरोना वायरस ये जो कोविड-19 डिजीज फैला रहा है, इसके लिए भी वैक्सीन एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए या तो आप पैरासाइट को ही ना फैलने दें, जो कि कोशिश अभी हो रही है, या तो आप वैक्सीन बना लें कि पैरासाइट अगर हो भी तो हमको परेशानी ना हो, हम इम्यून रहें उसके लिए। अगर ये दोनों चीज़ फेल होती है तो फिर हम ड्रग चाहिए हमको। ड्रग तब ज़रूरत पड़ेगी जब आदमी बीमार होगा, हॉस्पिटल जाएगा और परेशानी होगी। तो वो लास्ट अल्टरनेटिव है। पहला तो है कि पैरासाइट ना हो, जो कि हमारे कंट्रोल में कम रहता है, लेकिन वैक्सीन जो है एक आइडियल अल्टरनेटिव है। हमको अगर पता चल गया बीमारी इस वायरस से होती है, इस बैक्टीरिया से होती है, तो उसके लिए कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं इसके लिए। कम से कम 100 से ज़्यादा वैक्सीन के ट्रायल्स अलग-अलग स्टेजेस पे हैं। तो इस संदर्भ में सीसीएमबी ने भी अपनी तरफ से कई चीज़ों की शुरुआत किया है। एक तो ये है कि हमने वैक्सीन के लिए वायरस को लैब में बनाना शुरू किया। मतलब सेल कल्चर के अंदर पेशेंट से वायरस लेके और उसको हम सेल में ग्रो करते हैं सेफ्टी कंडीशन में, और ज़्यादा मात्रा में वायरस बनाते हैं। तो ये वायरस फिर हम उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे या तो हीट इनएक्टिवेट या कोई केमिकल डाल के। जब वायरस पूरी तरह से मर जाएगा, मतलब कि वो इन्फेक्शियस नहीं रह जाएगा, लेकिन वायरस के कोट और हर चीज़ें वैसी ही रहती हैं।
तो ये जो है अगर हम एक पेशेंट के अंदर या किसी आदमी के अंदर डालेंगे तो आदमी का इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसको अटैक करता है और उसको याद रखता है एक बार एक्सपोजर हो जाने के बाद कि जीवन में कभी भी कई सालों तक अगर वो वायरस फिर से आया, वो बैक्टीरिया फिर से आया तो इम्यून सिस्टम उसको हैंडल करता है, उसको इनएक्टिवेट करता है। तो यही वो नेचुरल प्रोसेस को ही जब हम ह्यूमन इंटरवेंशन से करते हैं तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो एक तो ये है कि हम वायरस को इनएक्टिवेट करके और उसको यूज़ करें एज ए वैक्सीन, और इसके लिए कई चीज़ें होती हैं जिसमें सीसीएमबी और कंपनी के साथ मिलके काम हो रहा है। उसमें ये होगा कि जब वैक्सीन तैयार हो गई तो हम उसको पहले एनिमल में टेस्ट करेंगे कि ये इनएक्टिवेटेड वायरस अच्छी तरह से इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है और वो फिर एनिमल के अंदर एंटीबॉडी बन रही है जो कि वायरस के साथ इंटरेक्ट करती है। और इस इनएक्टिवेटेड वायरस को भी ह्यूमन प्लाज्मा जो कि रिकवर्ड पेशेंट है उसका ब्लड से थोड़ा सा प्लाज्मा निकाल के और उसकी एंटीबॉडी को टेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम लोग एक और अप्रोच ले रहे हैं, वो है एक खास प्रोटीन जो वायरस की कोट में रहती है, जो कि ऊपर से जो प्रोटीन पहले सिस्टम को दिखती है जब वायरस अंदर जाता है बॉडी में, उसको हम लेके और उसे ज़्यादा मात्रा में बना के और फिर उसको एज ए वैक्सीन इस्तेमाल करें। वो वैक्सीन वो प्रोटीन बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, उनको एक खास तरीके से बनाना पड़ता है और उनके ऊपर कुछ और तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनको रखना पड़ता है। तो हम एक और दूसरी कंपनी के साथ और सीएसआर लैब के साथ मिल करके ये प्रयास शुरू कर रहे हैं। तो ये तो दूसरा अप्रोच हो गया। तीसरी चीज़ होती है वैक्सीनेशन ना करके हम सीधे एंटीबॉडी ही बना के उससे ट्रीटमेंट करें, जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट आजकल प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा है, तो वो भी एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन है। उसमें क्या है कि एक पेशेंट जो रिकवर हुआ उसकी एंटीबॉडी पूरा प्लाज्मा लेके दूसरे पेशेंट जो कि बहुत खराब हालत में है उसमें इंजेक्ट किया तो उससे पैरासाइट कम हो सकता है और वो पेशेंट बच सकता है। इसी तरह से अगर हम वायरस को लेके और एंटीबॉडी इनएक्टिवेटेड वायरस को लेके और एंटीबॉडी से ऐसा सोचिए कि घोड़े के अंदर बनाएं, जिससे कि हम ज़्यादा मात्रा में एक बार में 2 लीटर 3 लीटर ब्लड ले सकते हैं। तो उससे एंटीबॉडी बना के और वो एंटीबॉडी सीधा हम एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करें। जैसे सांप काटने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो एग्जैक्टली इसी तरह का है कि एंटीबॉडी है सीधा ब्लड में डाला तो उसे जो मुसीबत में है उसको थोड़ा सहायता मिलेगी, क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी जाके वो इनएक्टिवेट करेगी जो भी पॉइजनस कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से अगर ये एंटीबॉडी कोविड-19 वायरस के खिलाफ है तो ये जाके वायरस को इनएक्टिवेट करेगी। विंस बायो फार्मा हैदराबाद की कंपनी है जिनके पास बहुत बड़ा सेटअप है एनिमल फार्म्स का, हॉर्सेस का, घोड़ों का फार्म है उनके पास करीब 3000 हॉर्सेस हैं, जिसमें कि वो इस तरह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और इस तरह का काम करते हैं। तो उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, हम उनको वायरस बना के और सप्लाई करेंगे 1 साल तक, तो वो वायरस को लगातार थोड़े-थोड़े दिनों में कुछ चुने हुए हार्सों के घोड़ों के अंदर इंजेक्ट करेंगे और उससे एंटीबॉडी पैदा करेंगे। और ये जब एंटीबॉडी बनेगी तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक है इस वायरस के खिलाफ और कोई इसमें खास प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एंटीबॉडी एज ए थेरेप्यूटिक एजेंट यूज हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि सांप के काटने के लिए एंटीडोट जो होते हैं, उसी तरह से हम कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीडोट बना लेंगे, तो वो जो है सीधा ट्रीटमेंट होगा। तो एक बार जब वो बन जाएगी हम उसका टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर वो जो है थोड़ा ह्यूमन ट्रायल उसका होगा। इन सब चीज़ों का ट्रायल उतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ये एज ए ड्रग है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, वो कंपनी फिर उसको लेके आगे जाएगी और ये जब मार्केट में आएगा तो हम उसको एक साझा तरीके से उसको पब्लिक को अवेलेबल कराएंगे। समाज की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी हमेशा प्रयासरत रहता है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरे का सामना करने के लिए और समाज की तैयारियों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी डीएसटी निरंतर कार्य कर रहा है। कोविड-19 महामारी के लिए डीएसटी द्वारा वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि एसएसआर के तहत सामुदायिक स्तर पर सामर्थ्य निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की पहल की गई है। डीएसटी के द साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी सीड डिवीजन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जा रही है।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के अनुसार आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक कायाकल्प और सामर्थ्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए तत्काल और दीर्घकालिक एसएनटी हस्तक्षेप की कार्य योजना बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि डीएसटी द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सैनिटाइजर का विकास और इनका वितरण किया जा रहा है। यहाँ उन संस्थानों का उल्लेख करना भी जरूरी है जो अपना मूल्यवान योगदान दे रही हैं। इन कार्यों में लगी कुछ प्रमुख संस्थाओं में CSIR, NBRI, ICAR लैब्स, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, SKAUST श्रीनगर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब आदि शामिल हैं। इसके साथ ही एम्स नई दिल्ली में पहले से चल रही परियोजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए एक मोबाइल ऐप आधारित नियमित सलाह सेवा शुरू की गई है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर यानी SKAUST श्रीनगर ने पहले से ही चल रही परियोजनाओं के तहत मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। डीएसटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत विकसित हर्बल सैनिटाइजर की तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और किफायती दर पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए कंपनियों को हस्तांतरित किया गया है। स्थानीय स्तर पर उत्पाद के वितरण के लिए प्रोटोकॉल को स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझा भी किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कम करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा महामारी यानी PFAE विकसित की जा रही है। इसके लिए गूगल फॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। प्रामाणिक संसाधनों के माध्यम से समुदाय द्वारा कोविड और मनोसामाजिक प्रतिक्रिया से संबंधित साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है। कृषि श्रमिकों के आने जाने तथा विभिन्न फसलों के लिए किए जाने वाले कृषि कार्य के दौरान संपर्क को कम करने के लिए कृषि कार्य योजना विकसित की जा रही है। रोगाणुनाशक के लिए ओजोन माइक्रो नैनो बबल्स के उपयोग के लिए भी एक प्रस्ताव दिया गया है। इन्हें 6 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इसे लेकर विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। We started issuing the advisory to our knowledge institutions and partners, and we had given them the guidance that how they should proceed under whatever projects we have funded to them. So they started taking action against that advisory and started acting on the ground, on the field, because there is no vaccine till date. So we have to give our society with the protective gears or sanitizers, face masks, face shields. So whatever possible way we can help them, so we have to do that. So they started acting on that, and we had initial rounds of meetings with them. So how they can accommodate the objectives, tweak their objectives to serve the society. So that is how we have started acting on that. We have got response from more than 30 organizations, knowledge organizations, and they have started working in 14 different states in the country, and they have started distributing the sanitizer, masks, and other PPE equipments. Like if I say that Chandigarh University, they had distributed almost more than 3,000 liters of sanitizer to the migrant population in Punjab. They have given it to the police departments in Haryana, Punjab, in AIIMS, in Safdarjung. So they have come up with their scientific social responsibility. Other thing which they have done is very good initiative, that they were working on a working bench, portable working bench for the rural schools. So that was to teach them in their schools about the basic principles of physics, chemistry, biology, and computer sciences. So what they had come up with the idea that they will be modifying that working bench, and that will be used by the maybe by the community through our NGO partners, and they can make the sanitizers and masks within the community by themselves. So that kind of SOPs will be provided to them in that particular foldable portable working bench. So that is a very good initiative. आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए।
तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।